नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जहां एक छोटे शहर का वकील है हाँ। और उसके सपने बड़े शहर वाले हैं। वो न्याय के मैदान में उतरता है और पाता है कि सामने बहुत ताकतवर पहले से जमे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और ये कहानी है महत्वाकांक्षा और न्याय के बीच की रस्साकशी की। हाँ, और ये रस्साकशी तो अक्सर देखने को मिलती है। मतलब सवाल यही उठता है कि क्या जो अपनी तरक्की की चाह है वो सही गलत की लड़ाई पर हावी हो जाती है, या फिर अंदर की आवाज जीतती है? ये बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है फिल्म जॉली एलएलबी, पहला वाला भाग। हम इसकी कहानी, इसके किरदारों और मतलब उनके सामने जो चुनौतियां आईं, जो उन्होंने फैसले लिए, उन पर गौर करेंगे। हाँ, और ये पूरी बातचीत फिल्म की कहानी के एक कह सकते हैं विस्तृत सारांश पर ही आधारित रहेगी। हम उसी दायरे में रहेंगे। ठीक है, तो कहानी का हीरो है जगदीश त्यागी उर्फ जॉली। हाँ, जॉली मेरठ का एक ठीक ठाक सा वकील दिल्ली आया है, मतलब नाम और पैसा कमाने के इरादे से। शुरू में तो उसकी मंशा यही है कि बस किसी तरह लाइमलाइट में आ जाऊं। और उसे ये मौका नजर आता है एक बहुत हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में। हाँ, वो लैंड क्रूजर वाला केस। वही, एक अमीर घर का लड़का है राहुल दीवान। उस पर इल्जाम है कि नशे में गाड़ी चलाकर फुटपाथ पर सो रहे 6 बेगुनाह मजदूरों को कुचल दिया। लेकिन देखिए, केस इतना सीधा नहीं था, क्योंकि राहुल दीवान का बचाव कौन कर रहा था? तेजिंदर राजपाल। ओ हाँ, राजपाल, देश के सबसे महंगे, सबसे असरदार वकीलों में से एक। बिल्कुल, जिनके लिए केस जीतना बस एक आदत है। सच किधर है, इससे उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता अक्सर। सही कहा, और होता भी वही है। शुरू में सबूत वगैरह होते भी हैं, लेकिन राजपाल अपने कानूनी दांव-पेच और अपने रसूख से राहुल दीवान को बरी करवा लेते हैं। जाहिर है, इस फैसले से लोगों में बहुत गुस्सा था। मीडिया में खूब हल्ला मचा। और यही जॉली को लगता है कि हाँ, ये मेरा मौका है। सिस्टम की नाकामी यहाँ साफ दिख रही थी, है ना? मतलब गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं और अमीर का बच्चा बच निकला। हाँ, तो इसी माहौल में जॉली को लगा कि वो इस केस के जरिए खुद को स्टार बना सकता है। तो जॉली करता क्या है? वो इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका PIL फाइल कर देता है। हाँ, PIL डाल दी। मकसद साफ था, पब्लिसिटी। उसे लगा इतने बड़े केस में कूदूंगा तो नाम बनेगा ही बनेगा। लेकिन शुरू में कोई उसे सीरियसली नहीं लेता है ना? बिल्कुल नहीं। कोर्ट में तो उसका मजाक ही बनता है। जज साहब भी। हाँ, जज सुंदरलाल त्रिपाठी, वो तो अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वो उसे फटकार लगाते हैं। हाँ, जज त्रिपाठी साफ कह देते हैं कि भाई, कोर्ट का वक्त बर्बाद मत करो, ये अखबारों की कटिंग लेकर मत आओ। अगर केस दोबारा खुलवाना है तो कोई ठोस सबूत लेकर आओ। ये जॉली के लिए पहली बड़ी चुनौती थी। और यहाँ ऐसा लगता है कि शायद जॉली की कोशिश यहीं खत्म हो जाएगी। मतलब बिना किसी बेस के वो राजपाल जैसे दिग्गज के सामने कैसे टिकेगा? लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, एक ट्विस्ट। अल्बर्ट पिंटो नाम का एक आदमी सामने आता है और दावा करता है कि वो इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह है। और जैसे ही वो आता है, जॉली को वो चीज मिलनी शुरू हो जाती है जो वो चाहता था। मीडिया कवरेज, पहचान, थोड़ी शोहरत। हाँ, उसे लगने लगता है कि हाँ, मेरी तरकीब काम कर गई। पर क्या ये इतना सीधा था? मतलब पिंटो का यूं अचानक से आ जाना थोड़ा अजीब तो था। अजीब बिल्कुल था। और यही कहानी का एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। बाद में पता चलता है कि ये एल्बर्ट पिंटो कोई आम गवाह नहीं था। तो कौन था? वो असल में तेजिंदर राजपाल का ही प्लांट किया हुआ आदमी था। राजपाल का आदमी? लेकिन क्यों? राजपाल तो केस जीत चुका था। देखिए, यही तो चाल थी। राजपाल का असली मकसद था दीवान परिवार से और पैसा ऐंठना। अच्छा। हाँ, पिंटो को सामने लाकर उसने केस को दोबारा लाइमलाइट में ला दिया। फिर इसी गवाह को मतलब मैनेज करने और केस को रफा दफा करने के नाम पर दीवान परिवार से मोटी फीस वसूलने का प्लान था। बाप रे, मतलब सिस्टम के अंदर ही खेल चल रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग न्याय प्रक्रिया को ही अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। और जॉली इस सब में कहा था? तो पिंटो राजपाल के प्लान के मुताबिक इस डील से जो पैसा मिलता उसका एक हिस्सा जॉली को भी ऑफर करता है। और जॉली जो उस वक्त तक बस पैसे और शोहरत के पीछे ही भाग रहा था, वो लालच में आ जाता है। वो पैसे ले लेता है। ओहो, मतलब जो न्याय की लड़ाई का दिखावा कर रहा था वो खुद ही उस करप्शन का हिस्सा बन गया। हाँ, जिसके खिलाफ वो लड़ने का दावा कर रहा था। ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षा जो है वो इंसान को कैसे भटका सकती है। सही कहा, ये एक तरह से सिस्टम का ही आईना है।
जहां पैसा और पहुंच वो सच पर हावी हो सकते हैं। बिल्कुल। और जॉली का यहाँ फिसल जाना कहानी को ज्यादा रियल बनाता है। वो कोई संत नहीं है, एक आम इंसान है जिसमें कमजोरियां हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। जॉली की अंतरात्मा उसे कचोटना शुरू करती है। हाँ, और इसमें बड़ा हाथ होता है उसकी प्रेमिका संध्या का, और उसके पड़ोसी हैं कौल साहब। हाँ, कौल साहब। उनकी अपनी एक दर्दनाक कहानी है। उनका परिवार भी इसी तरह के भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ चुका था। कौल साहब का जो अनुभव था वो जॉली के लिए एक आईने की तरह काम करता है। वो उसे एहसास दिलाते हैं कि न्याय का मजाक उड़ाने के नतीजे कितने कितने गंभीर हो सकते हैं। किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये बाहरी झटके और अंदर की उथल-पुथल ये मिलकर जॉली को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ये है उसके किरदार का असली टर्निंग पॉइंट, जहां उसकी वो शुरुआती एम्बिशन पीछे छूट जाती है और जस्टिस की भावना वो हावी हो जाती है। बिल्कुल, वो फैसला करता है कि वो पिंटो से लिए पैसे लौटा देगा और अब ये केस ईमानदारी से लड़ेगा, सिर्फ सच के लिए। अब उसका मकसद पूरी तरह बदल चुका है। शोहरत, पैसा, अब ये सब मायने नहीं रखता। नहीं, अब ये लड़ाई उन 6 बेगुनाहों को न्याय दिलाने की है। और यहीं से जॉली का असली संघर्ष शुरू होता है, सबूत ढूंढना। वो मेरठ वापस जाता है, अपने जीजा की मदद लेता है। काफी भाग दौड़ के बाद उसे एक्सीडेंट के वक्त की एक सीसीटीवी फुटेज की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। हाँ, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। बहुत बड़ा। ये वीडियो फुटेज केस में एक ठोस सबूत था, लेकिन तेजिंदर राजपाल वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही जॉली वीडियो पेश करता है, राजपाल तुरंत एक नई कहानी सामने रख देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक्सीडेंट के टाइम गाड़ी राहुल दीवान नहीं चला रहा था। हाँ, कहते हैं कि ड्राइवर चला रहा था। वो ड्राइवर को पैसों का लालच देके झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये डिफेंस की एक जानी पहचानी स्ट्रैटेजी है, डाउट पैदा कर दो, कहानी को उलझा दो। लेकिन यहाँ जॉली के उसकी बदली हुई नियत काम आती है। वो अब सिर्फ एक एम्बिशियस वकील नहीं रहा, अब वो सच जानना चाहता है। बिल्कुल। जॉली कोर्ट में ड्राइवर से जरा करता है। वो सीधे सीधे उसे झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बड़ी चतुराई से ऐसे सवाल पूछता है कि ड्राइवर अपने ही बुने झूठ के जाल में फंसता चला जाता है। हाँ, उसकी गवाही में जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो साफ नजर आने लगते हैं। जॉली की ये जरा दिखाती है कि कैसे ध्यान से पूछे गए सवाल और फैक्ट्स की बारीकी से जांच वो गढ़े हुए झूठ को बेनकाब कर सकती है। यहाँ जॉली ने राजपाल के एक्सपीरियंस और रुसूख को अपनी तैयारी और सच्चाई से चुनौती दी। ये जॉली की पहली असली जीत थी कोर्ट रूम में। उसने राजपाल की एक बड़ी चाल को नाकाम कर दिया था। हाँ, पर केस जीतने के लिए अभी भी सबसे जरूरी कड़ी गायब थी। एक ऐसा गवाह जिसने सब अपनी आंखों से देखा हो और जिसे खरीदा न जा सके। और यही कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। जॉली को पता चलता है कि उस रात फुटपाथ पर सो रहे लोगों में से एक आदमी चमत्कार से बच गया था। सदाकांत मिश्रा? हाँ, सदाकांत मिश्रा, जो अब डर के मारे अपने गांव गोरखपुर लौट गया है। लेकिन मिश्रा को ढूंढना और फिर उसे दिल्ली लाकर कोर्ट में गवाही के लिए खड़ा करना, ये तो अपने आप में पहाड़ जैसा काम था। बहुत मुश्किल, खासकर जब सामने राजपाल जैसा ताकतवर दुश्मन हो। हाँ, बिल्कुल, राजपाल चुप नहीं बैठते। वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर जो पहले से ही दीवान परिवार से मिला हुआ है, वो गोरखपुर पहुंचता है। अच्छा। वो मिश्रा को धमकाता है, उसे पैसे ऐंठता है ताकि वो गवाही देने दिल्ली ना जाए। ये दिखाते हैं कि करप्शन कैसे जड़ों तक फैला हुआ है। सिर्फ वकील नहीं, सिस्टम के दूसरे हिस्से भी कैसे न्याय के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। सही कहा, गरीब और कमजोर के लिए आवाज उठाना कितना मुश्किल है। लेकिन यहाँ जॉली का जो दृढ़ संकल्प है वो देखने लायक है। मिश्रा को ढूंढता है, उसे हिम्मत देता है और तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे सेफली दिल्ली लाने और कोर्ट में पेश करने में कामयाब होता है। कोर्ट का वो सीन जब सदाकांत मिश्रा गवाही देने खड़ा होता है, वो फिल्म के सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट्स में से है। हाँ, वो गवाही तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल। मिश्रा कांपती हुई आवाज में उस रात की भयावहता बयान करता है। वो बताता है कि कैसे नशे में धुत राहुल दीवान ने न सिर्फ फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, बल्कि क्रूरता की हद पार करते हुए गाड़ी को रिवर्स करके दोबारा उन्हें कुचला ताकि कोई जिंदा ना बच सके। और वो ये भी बताता है कि कैसे बाद में पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे धमकाया, चुप रहने के लिए पैसे दिए और उसका अंगूठा निशान ले लिया। हाँ, ताकि ये दिखाया जा सके कि उसने मुआवजा ले लिया है और मामला खत्म। मिश्रा की ये गवाही इतनी सीधी, सच्ची और दिल को भेदने वाली थी कि उसके सामने राजपाल के सारे कानूनी दांव-पेच, सारी चालाकियां सब धरी की धरी रह गईं। हाँ, सच्चाई इतनी पावरफुल थी
कि उसे झुठलाना नामुमकिन था। राजपाल के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। और फिर आता है जज सुंदरलाल त्रिपाठी का फैसला। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ केस का नतीजा नहीं था, बल्कि एक संदेश भी देता है। बिल्कुल। जज त्रिपाठी उस भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर को फौरन सस्पेंड करने का ऑर्डर देते हैं और राहुल दीवान को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाते हैं। आखिर में न्याय की जीत होती है। हाँ, तो जिस जॉली ने ये केस सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए शुरू किया था, वो इस सफर के आखिर में न सिर्फ केस जीतता है, बल्कि न्याय का असली मतलब भी समझता है। हाँ, उसे वो आत्मसंतुष्टि मिलती है जो शायद लाखों कमाकर भी नहीं मिलती। और दूसरी तरफ तेजिंदर राजपाल, जो अपने पूरे करियर में शायद कभी कोई केस नहीं हारे थे, पहली बार हार का स्वाद चखते हैं। ये दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी के सामने कभी ना कभी उसे झुकना ही पड़ता है। एक उम्मीद जगाता है ये। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जोली का सफर एक आम, थोड़े लालची और महत्वाकांक्षी वकील से शुरू होता है। वो सिस्टम की खामियों का फायदा उठाना चाहता है शुरू में। हाँ, लेकिन हालात और उसकी अंतरात्मा वो उसे बदलकर एक ऐसा योद्धा बना देते हैं जो कमजोरों और पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे पर्सनल एम्बिशन और न्याय की लड़ाई के बीच अक्सर टकराव होता है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि इंसान में बदलाव की सही रास्ता चुनने की क्षमता हमेशा होती है। फिल्म हमारी लीगल सिस्टम की कमियों पर, उसमें फैले करप्शन पर उंगली उठाती है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी दिखाती है। ये याद दिलाती है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो फर्क ला सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। शायद श्रोताओं के लिए ये एक अहम सवाल है। असल जिंदगी में कितनी बार हम व्यक्तिगत फायदे और सही काम करने के बीच इस तरह का संघर्ष देखते हैं? क्या हमारा सिस्टम वाकई इतना सक्षम है कि वो पावरफुल और प्रभावशाली लोगों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहरा सके? या फिर क्या समाज को हमेशा एक जॉली जैसे किसी जिद्दी, कुछ हद तक बागी इंसान की जरूरत पड़ती रहेगी, जो स्टेटस को चैलेंज करे, जो सिस्टम से टकराने का साहस दिखाए, चाहे उसकी अपनी शुरुआती वजह कुछ भी रही हो? हाँ, ये सवाल सोचने लायक हैं। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।